स्वागत है। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग गांधी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम में दलाई लामा जी को याद करेंगे। कल, जैसा कि आप जानते हैं, 6 जुलाई है। और 6 जुलाई को हम लोग यूनिवर्सल डे ऑफ कंपैशन के रूप में हिज होलीनेस द ग्रेट 14th दलाई लामा बौद्ध को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय चंद्रभूषण जी, पत्रकार हैं, तिब्बत मामलों के जानकार हैं और बुद्ध धर्म के अध्येता है। पत्रकारिता के साथ उनका लंबा जीवन अनुभव रहा है। हमारे साथ दूसरे वक्ता के रूप में सुश्री नवनीता शर्मा जी जुड़ी हैं। आप पर्यावरणविद हैं, शिक्षिका हैं और असम में भारत तिब्बत मुक्ति साधना में प्रयासरत हैं। इसके साथ साथ प्रमोद यादव जी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी, सुरेश चंद्रवंशी साहब, सिद्धार्थ जी, मिनिति प्रधान जी, प्रोफेसर मोहंती, आलोक टंडन जी, प्रसिद्ध गांधी अध्येता। तो गांधी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम जो एक संवाद श्रृंखला चलाती है, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर का पार्ट है। और हम लोग आज दलाई लामा जी को जी के विचार के ऊपर, उनके जीवन दृष्टि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा की शुरुआत नवो नीता शर्मा जी से शुरू करना चाहेंगे और 20 से 25 मिनट का समय रहेगा। और जैसे जैसे साथी जुड़ते जाएंगे और उनको भी कुछ छोटी टिप्पणी करने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। बहुत सारे साथी भारतीय तिब्बत मैत्री संघ से भी जुड़े हुए हैं। से ये डिस्कशन शुरू करना चाहूंगी। ओम मनी पद्मे हूँ। जब परम पावन दलाई लामा जी के बारे में हम बात करते हैं, उनके जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं, तो कई सारी बातें इसमें जुड़े हुए हैं जिसको हम उनके दर्शन से, उनके जीवन के दर्शन सब कुछ तिब्बत के मुद्दे के साथ, बुद्ध धर्म के मुद्दे के साथ, भारत के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबको जोड़ के ही बात मैं करना चाहूंगी, तो बात मैं ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रणधीर जी एंड दिस फोरम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि and to send my birthday greetings to 14 Dalai Lama ji. I pray for your well-being, I pray for your long life, and at the same time I pray for your speedy recovery. I think at present Dalai Lama ji एक सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे हैं वो। तो हम सबका प्रेयर्स रहा है उनका बहुत जल्द हमारे देश में फिर से वो वापस आ जाए, हम ये प्रेयर रखते हैं। दलाई लामा जी के जीवन और दर्शन के बारे में बात करने से शुरुआत में करना चाहूंगी बुद्ध धर्म से। दलाई लामा जी अपने आप को हमेशा बोलते हैं कि आई एम बुद्धिस्ट मंक फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई एम अ टिबेटन, आई एम एनीथिंग एल्स। ही इज रिस्पेक्टेड एज द बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, अवलोकनेश्वर बोला जाता है। बुद्ध धर्म में जो विश्वास रखते हैं उनको सब लोग लिविंग बुद्धा बोलते हैं। सब लोग, दलाई लामा जी हम सबके पूज्य है, लेकिन वो अपने आप को एक बुद्धिस्ट मंक बोलते हैं और हमेशा अपने आप को, अपने दर्शन को, अपने आप को एक बुद्ध के मैसेंजर के रूप में अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं। दलाई लामा जी के जीवन के कई प्रिंसिपल्स है, वो अपने कई प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं और उनमें से एक प्रिंसिपल हम भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है और उस प्रिंसिपल के ऊपर हम भारतीयों टू स्प्रेड द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, द नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन अराउंड द वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन के फिलॉसफी के थ्रू नालंदा फिलॉसफी को पूरे विश्व में फिर से फैलाना चाहते हैं। वो इस बात के ऊपर बहुत गौर दे रहे हैं आजकल। अगर हम इनके फिलॉसफी के ऊपर बात करें तो नालंदा फिलॉसफी ही दलाई लामा जी का फिलॉसफी है। हम सब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, द एंशिएंट नालंदा विश्वविद्यालय इज द प्राइड ऑफ इंडिया। भारत, हम जिस सभ्यता में रहते रहे, हम जिस सभ्यता में हैं भारतीय लोग, इसका सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन इज इन द नालंदा महाविहार, द नालंदा फिलोसफी। नालंदा फिलोसफी कुछ और नहीं, बस बुद्ध की ही बातें हैं। गौतम बुद्ध ने जो 2000 साल पहले हमारे देश में हम सबको जो मार्ग दिखा के गए हैं, अहिंसा का मार्ग, कंपैशन, काइंडनेस का मार्ग, वही गौतम बुद्ध ने बोला है अहिंसा परम धर्म है। दलाई लामा जी भी वही बात बोलते हैं सबको कि अहिंसा परम धर्म है। दलाई लामा जी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। बीइंग एन इंडियन, हमें पता है हमारे हिस्ट्री के बारे में कि हम भी अहिंसा के ऊपर ही
हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुआ है हमारे देश का। हमें आज़ादी मिली है अहिंसा के ऊपर ही, एक फ्रीडम मूवमेंट करके। हमारे एंसेस्टर्स ने अहिंसा के ऊपर ही फ्रीडम मूवमेंट लिया है। कई सारे देश में कई सारे मूवमेंट्स हो गए हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका में, सभी लोग अहिंसा से प्रभावित है। मार्टिन लूथर जी इन सिविल मूवमेंट इन अमेरिका। So many movements have happened which are influenced by which have been guided by ahimsa. लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, परम पावन दलाई लामा जी, 14 दलाई लामा जी इज एन एपिटोम ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा इन टुडेज वर्ल्ड। ये नालंदा विश्वविद्यालय फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी में बना था नालंदा विश्वविद्यालय, और 13th सेंचुरी तक नालंदा विश्वविद्यालय ने भारत का जो स्वर्णिम गौरव है उसको पूरे विश्व में फैलाया है। सो नालंदा विश्वविद्यालय के सारे जितने भी गुरु है, द बुद्ध स्कॉलर्स ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय, शांता रक्षिता, कमलशील, अतिश दीपंकर, उन्होंने भारत का जो सबसे स्वर्णिम गौरव है, जिसे हम बुद्ध धर्म बोलते हैं, उसको पूरे विश्व में फैलाया है। एक समय था जब इंडियन सिविलाइजेशन, मैं ऐसा मानती हूँ कि बुद्ध धर्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सनातन धर्म। हम भारतीय लोग प्री वैदिक, वैदिक और बुद्ध धर्म सबको एक साथ मानते चले हैं। बुद्ध को हम हिंदू हो या हम बुद्धिस्ट हो या फिर हम किसी भी रिलीजन को बिलीव करते हैं, आई बिलीव एवरी इंडियन इज बुद्धिस्ट इन अ वे, बिकॉज हम ये सनातन धर्म से बुद्ध धर्म को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। एंड नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप झांके तो आपको मिलेगा कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। नालंदा विश्वविद्यालय में हिंदुइज्म के डॉक्ट्रिन्स, बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन्स, सारे बातों पे चर्चा होती थी। इनफैक्ट कई सारे ऐसे फिलोसफीज पे थे जो नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में फैलाया है। उनमें से एक वेरी ब्यूटीफुल फिलोसफी इज महायाना बुद्धिज्म, जिसका एक रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन हमें दलाई लामा जी के बातों में दिखता है, दलाई लामा जी के फिलोसफी में दिखता है। और अगर दलाई लामा जी, मुझे लगता है कि दलाई लामा जी के जीवन के ऊपर अगर हम बात करें तो उनका जीवन हमें ये दर्शाता है दैट द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। इंडिया और तिब्बत इंडिया और तिब्बत, ये नहीं कि दलाई लामा जी जब भारत में आए बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन इन 1959, तब से तिब्बत और इंडिया का संबंध नहीं है। तिब्बत और इंडिया का संबंध, भारत और तिब्बत का संबंध बहुत पुराना है। ये इनफेक्ट प्री हिस्टोरिक संबंध है। कई माइग्रेशन हुए हैं, ह्यूमन माइग्रेशन हुए हैं, लोग आए हैं तिब्बत से हमारे देश में, जो हमारे देश के लोग हैं आजकल, वो दोस कम्युनिटीज हैव मेनी एथनिक कम्युनिटीज इन इंडिया, दे एक्चुअली हैव देयर रूट्स इन तिब्बत। दैट्स व्हाई मैंने अपने बुक में भी, किताब में भी लिखी है कि तिब्बत इज एक्चुअली आवर फादर्स लैंड। हम भारतीयों के लिए और तिब्बतियों के लिए ये अटूट संबंध जो है, दलाई लामा जी ने अपने जीवन में भी ये बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। दलाई लामा जी हमेशा बोलते आए हैं दैट ये भारत तो उनके आर्य भूमि है फॉर द टिबेटन्स। ही सेज दैट व्हेन आई केम टू इंडिया वी फेल्ट दैट वी आर शेल्टर्ड बिकॉज़ वी हैव कम टू द आर्य भूमि। हम अपने गुरुओं के देश में आए हैं। सो हम भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है कि दलाई लामा जी के दर्शन को समझे, उनके फिलोसफी के समझे, क्योंकि अगर तिब्बत के मुद्दे के बारे में बात करें तो भारतीय लोगों के लिए द टिबेटन फ्रीडम मूवमेंट इज एन इंडियन मूवमेंट। हर एक भारतीयों को तिब्बतन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जानना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर हम सच्ची में तिब्बतन मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो फिर दलाई लामा जी के फिलोसफी को समझना पड़ेगा, बुद्धिज्म को समझना पड़ेगा। बुद्धिज्म को अलग करके हम तिब्बतन मूवमेंट को नहीं समझ सकते हैं कभी। दिस इज रियली नॉट पॉसिबल, बिकॉज तिब्बत का जो ये अहिंसा का आंदोलन है, ये बुद्ध के बातों में ही बेस्ड है, दलाई लामा जी के फिलोसफी में ही बेस्ड है। सो ये थोड़ी सी बात मैंने अभी बोली, एंड अगर रणधीर जी चाहे तो वी कैन कंटिन्यू द कन्वर्सेशन एंड आई कैन कम बैक लेटर। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? शुड आई कंटिन्यू और शुड आई अलाउ अदर्स टू स्पीक नाउ? कंटिन्यू कर सकती हैं ओके, 5-10 मिनट। ठीक। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बात पे बहुत लोगों का क्वेश्चन भी अराइज होता है। दलाई लामा जी, सब लोग बोलते हैं दलाई लामा जी बिलीव्स इन सेक्युलर एथिक्स, ही ऑफन टॉक्स अबाउट सेक्युलर रिलीजियस एथिक्स। सो अगर आप रिलीजियस सेक्युलर एथिक्स के बारे में बात करें, दलाई लामा जी जिसके बारे में रेफर करते हैं, आप अगर ठीक से सोचे तो वो एक्चुअली इंडियन सनातन धर्म के बारे में ही बोलते हैं। इफ यू रिफ्लेक्ट इट वेरी नाइसली, नालंदा फिलोसफी में जो दिखाया गया है, भारत के सनातन धर्म में जो सिखाया गया है, दैट इज द मोस्ट सेक्युलर एथिक्स, सेक्युलर फिलोसफी एक्चुअली। भारत के सनातन धर्म ने सबको अपने अपने में एक्सेप्ट किया है। वी हैव एक्सेप्टेड एवरीबडी, वी हैव रिस्पेक्टेड एवरी कल्चर, एवरी सिविलाइजेशन एक्चुअली। इनफैक्ट जब नालंदा विश्वविद्यालय 13th सेंचुरी में नालंदा विश्वविद्यालय का जो फॉल हुआ, ये सबको पता है क्यों फॉल हुआ, बिकॉज ऑफ द टर्किश इन्वेजन। बख्तियार खिलजी के हाथ में जो हुआ नालंदा विश्वविद्यालय में, उसके बाद भी भारतीयों ने हिंसा नहीं किया है, भारतीयों ने अहिंसा ही रखा है हमेशा। तो उससे ज्यादा सेक्युलर एथिक्स तो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे आपको नहीं दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दलाई लामा जी जब सेक्युलर एथिक्स के बारे में बात करते हैं, वो भी एक्चुअली इंडियन फिलोसफी के बारे में ही वो बात करते हैं।
इसलिए बहुत जरूरी है कि दलाई लामा जी के बारे में बात करने के लिए कि बुद्ध के धर्म को समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि तिब्बत में बुद्धिज्म कैसे आया, तो तिब्बत में बुद्धिज्म 8th सेंचुरी में गया, वो भी भारत से ही गया है। भारत के ही नालंदा गुरुओं ने तिब्बत में जाके बुद्धिज्म को फैलाया है, और बुद्धिज्म का इतना अच्छा सुंदर सा एक एग्जाम्पल हमारे लिए रखा है। जब 13th सेंचुरी में नालंदा का फॉल हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय का फॉल हुआ, तो हमारे गुरुओं को तिब्बत में जाके रिफ्यूज मिला था। तो वही भारत और तिब्बत का एक धार्मिक संबंध है इस दौर से। जब तिब्बत में difficult situation हुआ, when Chinese came, communist Chinese came and they started to repress the Tibetans. Their freedom is they don't have any religious freedom. So अभी Tibetan Buddhism इंडिया में ही जिंदा है। टिबेटन बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज है, दलाई लामा जी जब इंडिया में आए, सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया कि तिब्बत के जो इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज है उनको उन्होंने यहाँ पे बनवाया। इसलिए तिब्बत और भारत के संबंध को समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ दलाई लामा जी। और सिंस आई इसी टाइम पे मैं एक बात सबको बताना चाहूंगी कि इंडिया में, आई मीन असम में, हम फ्री तिब्बत वॉइस ऑफ असम के तौर पे हम तिब्बतन फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा और एक फोरम है बुद्ध चेतना भारत, जिसमें हम ये नालंदा फिलॉसफी, बुद्धिज्म, इन सबको लोगों के जो कॉमन पीपल है सबको समझना चाहिए। और एक बात बहुत जरूरी है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस बात में गौर करें। कई लोग ऐसे हैं इंडिया में, भारत के कई ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश की है। दे हैव ट्राइड टू प्ले द डिविसिव पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, कि बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में बहुत डिफरेंसेस है, ये फैलाया है, ऐसे कुछ नैरेटिव्स खड़ा किए गए हैं। लेकिन ये नैरेटिव इंडिया को तोड़ने के लिए किया गया है। एक्चुअली भारत को तोड़ने का काम है। अगर हम भारतीय नेशनलिज्म के बारे में सोच के हम काम करेंगे, और आप अगर डीपली सोचेंगे, तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में फर्क तो है नहीं। बुद्ध ने हिंदू डॉक्ट्रिन्स को हमेशा माना है, हमेशा रिस्पेक्ट किया है, और राधव गौतम बुद्ध ने हिंदुइज्म को रिफॉर्म किया है। इन दैट वे बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म दोनों को एक साथ लेके ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक थॉट रखना भी बहुत जरूरी है। एंड इनफैक्ट दिस इज द एसेंस ऑफ नालंदा फिलॉसफी। नालंदा फिलॉसफी इज द मोस्ट इज द ज्वेल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि नालंदा फिलॉसफी ने हमारे भारत के इतने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ सिविलाइजेशन, प्री वैदिक, वैदिक, सबको एक साथ जोड़ के द मोस्ट ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन पूरे विश्व को दिया है। और ये हमें अभी भी दिखता है कि एशिया में कई देश उसी फिलॉसफी को अभी भी मान के चल रहे हैं। आप जापान बोलिए, कोरिया बोलिए, भूटान बोलिए, सभी में बुद्ध की ही बातें अभी भी चल रही है, और उसमें नालंदा फिलॉसफी ही है जो दलाई लामा जी हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे बीच में रख रहे हैं। तो दलाई लामा जी हमारे सबके पूज्य है। हम चाहते हैं कि दलाई लामा जी के इस फिलॉसफी को लेते हुए तिब्बतन मूवमेंट स्ट्रेंथन हो, भारतीय मूवमेंट भी स्ट्रेंथन हो। भारत में जो एक नालंदा मूवमेंट अभी नया फिर से शुरू हो रहा है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्यू नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है राजगीर में। दिस इज अ वंडरफुल न्यूज फॉर ऑल इंडियंस, इट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल इंडियंस एक्चुअली। सो मैं सोच रही हूँ कि वो 13th सेंचुरी में नालंदा का जो फॉल हुआ, जो मुझे लगता है नालंदा का जो फॉल हम बोलते हैं, दैट इज अ फिजिकल फॉल ऑफ नालंदा। नालंदा को हम र्यून्स बोलते थे, लेकिन नालंदा फिलॉसफी को हर भारतीय ने मन में बिठा के, अपने दिल में बिठा के हम आगे बढ़े। इसी वजह से भारत में जितनी भी आपदाएं आए हैं, वेदर यू कॉल इट इस्लामिक इन्वेजन, वेदर यू कॉल इट यूरोपियन इन्वेजन और यूरोपियन डोमिनेशन, हमने सबको बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है। और इसलिए हुआ है बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी बिहाइंड अस, the philosophy of Buddha, the philosophy of Veda, the philosophy of pre-Vedic rituals, pre-Vedic religions. तो उसको हमें हमेशा गौर करना पड़ेगा। तो दलाई लामा जी चाहते हैं कि हर भारतीय यूथ, हर भारतीय यंग जनरेशन से आने वाले बच्चे नालंदा फिलॉसफी से कनेक्ट हो। और उनका मानना है कि ये बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं अगर हम इसको थ्रू एजुकेशन फैलाए, स्कूल्स, कॉलेजेस में, आप जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, ऐसे सिविल सोसाइटी में इसके बारे में बात करना चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट इट, वी शुड मेक इट सिंपल, वी शुड टॉक इन सिंपल लैंग्वेज अबाउट इट। वो बहुत जरूरी है। और ऐसा ही हम कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं असम में, बुद्ध चेतना भारत बोल के एक प्लेटफॉर्म से। हम चाहते हैं कि हर भारतीय बुद्ध के बारे में जाने, बुद्ध के फिलॉसफी के बारे में जाने। और बुद्ध ने जैसे कहा है कि हर इंसान में, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल, एवरी बीइंग हैज द कैपेसिटी टू अटेन बुद्धाहुड। अगर आप चाहे, हम लोग चाहे, तो हम हो सकते हैं, हम बुद्धाहुड ले सकते हैं। तो वही हमारा प्रैक्टिस है। दलाई लामा जी का जो ये मंत्र है, ओम मनी पैमे होम, इसका अर्थ ही वही है। हम प्रे करते हैं सो दैट फॉर द पीस एंड वेलबींग ऑफ एवरी बीइंग, फॉर एवरी सेंटिएंट बीइंग्स।
हमारा भारतीय का फिलॉसफी है, हर एक भारतीय का फिलॉसफी ही वही है कि हम अपना अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाए कि सबका अच्छा हो, सबका हित हो, पूरे देश का हित हो, पूरे विश्व का हित हो। इनफैक्ट वही हम करते आए हैं। भारतीय लोग जब ऑपरेशन में थे तब भी किसी को भी हमने वी हैव नेवर टेकन द शेल्टर ऑफ वायलेंस। हिस्ट्री में भी कभी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, और हम कभी करेंगे ही नहीं। सो भारत बुद्ध का देश है, इसलिए भारत दलाई लामा जी का भी देश है। दलाई लामा जी अपने आप को भारतीय बोलते हैं। दलाई लामा जी बोलते हैं, मैं जन्म हुआ हूँ तिब्बत में, लेकिन मेरा मन भारतीय है। सो हमें उस बात पे गौर करके उनके उनके बातों पे अमल करना चाहिए। आई थिंक वी हैव टू एक्ट ऑन इट। लाइक दलाई लामा जी ऑलवेज सेज दैट प्रेयर्स कैन नॉट डू एवरीथिंग, व्हाट इज योर एक्शन? योर प्रेयर विल बी इफेक्टिव इफ इट इज इन योर एक्शन। तो हम क्या करेंगे? जैसे कि आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे आज थोड़ा सा बात करने का मौका मिला है, रणधीर जी ने मुझे ये मौका दिया है, लेकिन सिर्फ बात करने से तो नहीं होगा, कुछ और करना भी पड़ेगा। वी हैव टू गो टू द फील्ड, वी हैव टू गो टू ग्रास रूट्स। गाँव में जाना पड़ेगा, बच्चों से बात करना पड़ेगा, सभी से बात करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल एसेंस ऑफ इंडियन फिलोसफी, नालंदा फिलोसफी। तभी भारत बनेगा, भारत आगे बढ़ेगा, और तभी तिब्बत भी आजाद होगा। फ्री तिब्बत भारत, फ्री तिब्बत वॉइस फ्रॉम असम, जिसके मंच से मैं बात कर रही हूँ आज, हम लोग तिब्बत की पूर्ण आजादी में विश्वास रखते हैं। दलाई लामा जी दलाई लामा जी बुद्ध धर्म के एक मंक है, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। बुद्ध धर्म फ्रीडम में बिलीव करता है, इसलिए हम भी बिलीव करते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए। हर एक एवरीबडी हैज द राइट टू फ्रीडम। और तिब्बत की आजादी हर एक तिब्बती का जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम उस अधिकार को उनको दिलाना चाहते हैं। एज एन इंडियन वी रियली वांट टू स्ट्रेंथन द तिब्बतन फ्रीडम मूवमेंट, एंड हम वो काम कर रहे हैं इंडिया, असम में। जैसे कि रणधीर जी ने बोला है कि आई कम फ्रॉम द एनवायरमेंट बैकग्राउंड, आई वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो हम असम में एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, सेव सांको सियांग ब्रह्मपुत्र। हालांकि आज का मुद्दा दलाई लामा जी के फिलोसफी के बारे में है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि तिब्बत का मुद्दा उनके फिलोसफी, उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। सो सेव सांको सियांग ब्रह्मपुत्र एक इन्वायरमेंट मूवमेंट है। ये एक एक्चुअली ग्लोबल इन्वायरमेंट मूवमेंट है, जो कि हमने शुरू किया है असम में, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, पूरे भारत में है। इनफैक्ट इनफैक्ट पूरे तिब्बतन प्लेटू से लेके पूरे बांग्लादेश में है। सांको रिवर, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सांको यालुंग सांको शुरू होता है तिब्बत में, वहां से फ्लो होके नीचे आता है अरुणाचल में। अरुणाचल में इसका नाम बन जाता है, वही सेम रिवर का नाम होता है सियांग। सियांग से होते वो असम पहुंचती है रिवर। असम में हम लोग उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड माइटिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र होके ब्रह्मपुत्र फिर कई सारी नदियों का पानी लेते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज कम्युनिस्ट चाइनीज लोग, हम लोग जब सोचते हैं कि भारत की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, वी ओनली थिंक अबाउट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, वी डोंट थिंक अबाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन हम लोग जो असम में बैठे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, हमने ये हमेशा बचपन से देखा है, व्हाट इज अबाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने मिलिटेंसी देखा है, टेररिज्म देखा है हमारे यहाँ पे, और ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ अवर नेबर, जो कि तिब्बत को दखल करके बैठा हुआ है। तिब्बत इज अ नेबर, लेकिन वहां पे बैठे हैं कम्युनिस्ट चाइनीज पीपल, एंड कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम के लोगों को यूज करने का कोशिश किया है। हमारे कई इंटेलेक्चुअल है जो उनके ही बोली बोलते हैं, हमारे कई यूथ है जो लोग मिसलेड हो चुके थे, लेकिन अभी समझ में आ रहा है सबको। अभी क्योंकि भारत में भी बदलाव आ रहा है, अभी ये समझ में आ रहा है, असम और नॉर्थ ईस्ट में भी काफी बदलाव है, अभी यूथ के बीच में भी काफी बदलाव है। लेकिन ये जो मुद्दा है एनवायरमेंट मूवमेंट का, ये किसी ने भी नहीं बोला है, इसलिए हम इसको बहुत जोर शोर से इस मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं। हमारे असम में यूथ जुड़े हुए हैं हमारे इस मूवमेंट के साथ, इंटेलेक्चुअल जुड़े हुए हैं, राइटर्स जुड़े हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये मूवमेंट जो तिब्बत के लिए सोचता है, जो दलाई लामा जी के फिलोसफी के बारे में सोचता है, ये सबका मुद्दा है। सेव सांको सियांग ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र को बचाना है तो सांको से शुरू करना पड़ेगा, और सांको में ही ब्रह्मपुत्र का सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है अभी। सबको पता है, ये बोलने की जरूरत मुझे नहीं है कि सांको में, तिब्बत जहाँ पे ब्रह्मपुत्र शुरू हो रहा है, तिब्बत में कई सारे डैम बनाए गए हैं। मैसिव डैम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बन रहा है वहां पे, और जब ये डैम पूरा बन जाएगा तब इट इज गोइंग टू वर्क एज अ वाटर बॉम्ब फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो ये एक तरीके का वॉर है एक्चुअली, जो कम्युनिस्ट चाइनीज आर डूइंग अगेंस्ट इंडियन पीपल, एंड many of us are aware about it, but we don't talk much about it. But I think the change should happen. We should talk about the Sanatana Dharma of India. We should talk about Nalanda philosophy. We should talk more often about the internal conflict that communist Chinese government is doing, the other conflict that they are raising, the internal war that they are doing in India. So ये सब मुद्दों के बारे में हमें हमेशा बात करना पड़ेगा जब हम दलाई लामा जी के बारे में बात करते हैं। जी। एट द सेम टाइम बस एक थोड़ी सी बात मैं बोलना चाहूंगी कि नालंदा विश्वविद्यालय के
पतन के बारे में जब बोलते हैं, बट आई नेवर लाइक टू टॉक अबाउट इट, आई हैव नेवर कंसिडर नालंदा एज ruins. नालंदा हैज बीन द हेरिटेज फॉर मी ऑलवेज. सो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ 13th सेंचुरी में, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का फिजिकल पतन हुआ, लेकिन हमेशा जिंदा है हमारे मन में. तो आई थिंक नालंदा itself, it tells us that education is most important, wisdom and knowledge is most important. नालंदा के जो गुरुस थे, नालंदा गुरुस, अगर आप लोग पढ़ोगे तो 17 नालंदा गुरुस के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है. उनमें कई सारे नाम हैं, नागार्जुन से लेकर आतिश दीपंकर तक. उनमें से एक गुरु हमारे बीच में है जो है परम पावन दलाई लामा जी. उन गुरुओं ने नालंदा को हमेशा जिंदा रखा है हमारे बीच में, भारत के सोल को जिंदा रखा है हमारे बीच में. तो अगर हम उसके बारे में सोचें तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो नाउ द मूवमेंट शुड बिकम द मूवमेंट ऑफ माइंड एजुकेशन. हमें भारतीयों के बीच में माइंड एजुकेशन लाना बहुत जरूरी है. सो फिलहाल तो मैं इतना ही बोलूंगी. अगर मुझे बाद में मौका मिलेगा आई वुड लाइक टू स्पीक अगेन. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद नवनीता जी। बहुत अच्छा आपने संदर्भ रखा। और प्रोफेसर रिनपोचे भी कहते हैं कि जब हम दलाई लामा जी को याद करें तो दलाई लामा जी का जो अल्टीमेट विजन है वो है वायलेंस फ्री सोसाइटी को बनाना। और उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कैसे दूर किया जाए, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कैसे दूर किया जाए, वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए, और एक जेन्युइन प्रोसेस ऑफ डायलॉग जिससे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए, उसको कैसे कल्टीवेट और नर्चर किया जाए। तो जरूर हम दलाई लामा जी के जब जिस जन्मदिन को हम लोग याद करें तो वो जो उनका क्वेस्ट है वायलेंस फ्री सोसाइटी को बनाने का, वो उसको भी हमको उस विजन को भी सोचना होगा। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ आदरणीय चंद्रभूषण जी जुड़े हैं। और उनकी सेतु प्रकाशन से अभी किताब भी आई है कि बौद्ध धर्म का भारत में इस तरह पतन क्यों हुआ, और काफी गंभीर चिंतक है। तो ये हम लोगों के लिए एक उपलब्धि है कि आज वो हमारे साथ है। तो मैं आदरणीय चंद्रभूषण जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आवाज मेरी साफ है? जी ठीक है, तो कृपया एक बार विषय मुझे और बता दें। विषय जो हम लोगों ने चर्चा रखी है वो दलाई लामा जी के जन्मदिन के ऊपर है, उनके जीवन दर्शन, उनका मुक्ति संघर्ष। जी तो अम, मेरा ये सौभाग्य है कि तिब्बत जाने का मौका मिला और कुछ थोड़ा देख पाया मैं। बड़ी खुशी होती है भीतर से। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम जिन पर कि हम लोग में यहाँ बात भी नहीं करते हैं, चर्चा भी नहीं करते हैं, और वहाँ ऐसे उगे हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन, मतलब अचानक एक घर में मैं घुसा और राहुल सांकृत्यायन का एक सुंदर सा एक चारकोल पोर्ट्रेट दिखाई दिया। अभी आप किसी के घर में जाइए तो आपको राहुल सांकृत्यायन की तस्वीर नहीं दिखती है, लेकिन ये तिब्बत में है। मतलब एक भारत की चीजों को संजोने का बहुत सुंदर एक एक थाती संजो के रखने का, ये आपको तिब्बत में दिखाई देता है। और अभी तो खैर टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत सारा डेवलपमेंट है, लेकिन जिस समय कुछ नहीं था उस समय भी उन लोगों ने इसको टिका के रखा। ऐसी ऐसी चीजें जिनका कि नाम भी हमारे यहाँ कोई नहीं जानता। अभी नवनीता जी ने नालंदा की चर्चा किया। जिस समय नालंदा की खुदाई के पहले लोगों ने जाके वहां बताया कि एक खंडहर है राजगीर जिले में, हल्का हल्का कुछ दिखता है उसका कि वहां कुछ हो सकता है, तो जाके
सर्वे वगैरह शुरू हुआ, लोगों से पूछा गया कि ये क्या हो सकता है, तो लोगों ने कहा कि ये रुक्मिणी का महल है, गिर गया है। कुछ लोगों ने कहा कि किसी पुराने जैन राजा की कोई चीज है। इतनी ही औकात हमारे लिए नालंदा की थी। हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या था, मतलब क्या, किस चीज का ये खंडहर है, किस चीज का अवशेष है, हमें रत्ती भर भी कुछ नहीं मालूम था। गुरु गोरखनाथ से लेकर तुलसी, कबीर, नानक, सूर, पूरे भक्ति काल में कहीं भी एक अक्षर आपको बुद्ध के बारे में नहीं मिलता। सिंगल लेटर, कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं, पूरी मेमोरी जा चुकी है, कुछ पता नहीं है। इतनी औकात है। पूरा आप कालिदास को लीजिए, आप आप शूद्रक को लीजिए, आप दंडी को लीजिए, आप माघ को लीजिए, भारवी को लीजिए, पूरा संस्कृत लिटरेचर जो उस दौर का। और ये मैं वो 200 साल के सिर्फ कवियों का, 5 कवियों का नाम मैंने गिनाया है जो फाहियान और वेनसांग के बीच में पढ़ते हैं। इन 5 महाकवियों के यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा नाम की जगह का भी, या इवन किसी भी विश्वविद्यालय का कोई जिक्र नहीं है, एक अक्षर भी नहीं है, नथिंग, जीरो। तो नालंदा जो एक ज्ञान परंपरा है, वो एक संघर्ष की ज्ञान परंपरा। नालंदा की ज्ञान परंपरा समावेश की ज्ञान परंपरा नहीं। अगर भारत में अंग्रेजों ने अगर खुदाई ना किया और कोई लिंक, जो आप कह सकते हैं कि 2 बड़े लिंक, एक तो फाहियान और वेनसांग के जो यात्रा संस्मरण थे, और उसके बाद तिब्बत से चीजें आनी शुरू हुई, तब हम लोगों ने जाना कि ये सारी चीजें हमारे ही यहाँ थी, ये हमारी ही परंपरा है। और हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे बुद्ध हमारे बगल में बैठे हुए। कितना भुलक्कड़ हमारा समाज है, कितना हम चीजों को ढकना तोपना जानते हैं। हम चर्चा करने के बहाने मारते हैं। हम बात बुद्ध की करते हैं लेकिन बुद्ध की हत्या करते हैं। हम बात नालंदा ट्रेडिशन की करते हैं लेकिन नालंदा ट्रेडिशन पर मट्टी डालते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नालंदा ट्रेडिशन है क्या। जिन 17 नालंदा पंडितों की बात करते हैं दलाई लामा, उन 17 जो नालंदा पंडित हैं, उसमें तीन नाम आप सोचिए। सबसे बड़े नाम जिन्होंने भारत में जाति प्रथा का खंडन किया, वो 3 सबसे बड़े नाम कौन है? नंबर 1 अश्वघोष, नंबर 2 धर्मकीर्त, और नंबर 3 सरहपाल। इन तीनों लोगों के अलावा भारत की पूरी ट्रेडिशन जो जाति और वर्ण को जड़ से खारिज कर, जो जन्मना विभेद को जड़ से खारिज करने वाली जो दार्शनिक परंपरा है, वो नालंदा की परंपरा है। ये सोचने की बात है कि वो परंपरा पूरी हमारी कहाँ गई। एक कैसा समाज हम लोगों ने रच डाला है जिसमें कि छूने से आपका धर्म भ्रष्ट होता है, जिसमें कानून बना के रोकना पड़ा, अछूत प्रथा के खिलाफ कानून बनाना पड़ा। मतलब आप छू सकते हैं किसी को और किसी को अछूत नहीं मानेंगे, इसके लिए कानून बनाना पड़ा। और इसके बावजूद हमको पता है हर साल आज भी दलितों की बस्तियां जलाई जाती हैं, हर साल कहीं न कहीं जनसंहार होते हैं, हर साल कुछ न कुछ ऐसी। आज भी भारत की जो राजनीति की सबसे बड़ी इकाई है वो जाति है। जाति के ही आधार पर हमारा शादी ब्याह होता है, जाति के ही आधार पर हमारे वोट पड़ते हैं, जाति के ही आधार पर हमारा कैंडिडेट चुना जाता है। जब एक ज्ञान परंपरा को याद कर रहे हैं तो उसकी आलोचनात्मक दृष्टि को, उसकी समझ को, प्रतीत्य समुत्पाद के दर्शन को जानना समझना जरूरी। उस प्रतीत्य समुत्पाद का जो दर्शन है, जो कि बाद में महायान में वो बहुत ही विशद रूप लेता है, बहुत ही तह में जाता है, बहुत सी गहरी बातें उसमें आती चली जाती है, लेकिन वह मूल अपनी जगह पर बना रहता है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। न जाति शाश्वत है, न ईश्वर शाश्वत है, न वर्ण शाश्वत है। कुछ भी शाश्वत नहीं, कुछ भी ऊपर से नहीं आया है, कुछ भी आसमान से नहीं आया है, कोई देववाणी नहीं है, कोई वेद में भगवान नहीं बोला, नथिंग, जीरो। जो कुछ भी है इसी सृष्टि की उपज है
और इसी में पैदा होता है और इसी में नष्ट हो जाता है, कुछ भी शाश्वत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि नालंदा जो जो परंपरा है, जो 17 महापंडितों के नाम ही गिनाए, और नाम गिनाने में ही इतना इतना रोमांच हो जाता है, ऐसी ऐसी चीजें पैदा होती है मन में कि क्या कहा जाए। जो जहां तक तुर्कों के द्वारा नालंदा के नष्ट किए जाने की जो बात है, तो यह भी सोचने की बात है कि ठीक है, एक एक बिल्डिंग, एक इमारत नष्ट किया गया, कितने धर्मों में कितनी चीजें नष्ट, ईसाइयत में कितनी चीजें नष्ट की गई। इवन इस्लाम में कहा जाता है कि बगदाद को जिस समय मंगोलों का हमला हुआ, घुटनों घुटनों खून में डुबो दिया गया, जो कि पूरे शहर को, जो कि खिलाफत का गढ़ था। इसके बावजूद वो संस्कृति, वो विचार प्रक्रिया, वो दर्शन तो बचा रहता है। भारत में ऐसी क्या बात हुई कि 600 साल तक हम नाम भूल गए? 600-650 साल तक कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। ये क्या हुआ? ये चीज तो ये बताती है ना कि एक चीज ऐसा नहीं था कि बैठ के वो फिलॉसफी गढ़ रही, फिलॉसफी गढ़ते हुए भी, फिलॉसफी पर बात करते हुए भी वो लड़ रही थी, लगातार वो संघर्ष में थी। और कहा जाए कि उस संघर्ष में किसी बिंदु पर उसकी पराजय हुई, किसी बिंदु पर उसको पीछे धकेल दिया गया, किसी किसी बिंदु पर उसमें विस्मृति हुई। आज भी भारत में हम देखते हैं कि दो प्रमुख बौद्ध चिंतन की धाराएं हमारे यहाँ हैं। एक तो नवयान की जो धारा है, जो डॉक्टर अंबेडकर के जरिए है, और एक वो धारा है जो दलाई लामा जिसको लेकर चल रहा है। इन धाराओं के बीच में कोई टकराव नहीं है, बुनियादी दर्शन के स्तर पर ये धाराएं एक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि नवयान की जो जो बेसिक, जो विभज्यवाद, जो चीजों को बांट कर, तोड़ कर, अलगा कर, छिनका कर देखने का जो दर्शन, कि आप उसके भीतर जाके देखते, आप कोई गोल मोल सुडौल बात नहीं करते, आप जाते हो, चीजों के तह में जाते हो, उनको समझने का प्रयास करते हो, आप जोड़ते भी हो उनको, तो नया बनाते, आप उनका नवनिर्माण करते, आप एक पुरानी चीज के ऊपर आप पॉलिश नहीं लगाते। एक ऐसी चीज जो कि कहा जाए कि कई अर्थों में बहुत मनुष्य विरोधी है, आप उसके ऊपर किसी चिकनाई का लेपन करना, ये बौद्ध दर्शन का काम नहीं। ये दूसरे लोगों का काम है, जो कि करते आ रहे हैं, जिनके लिए देवत्व झड़ता है हर चीज में, हर चीज जो आसमान से उतरती है। ये दर्शन वो नहीं है। उसके आगे अगर जाए तो जहां तक तिब्बत की मुक्ति आंदोलन का प्रश्न है, दलाई लामा इसको लगातार कहते रहे हैं, सांस्कृतिक स्वायत्तता, कल्चरल ऑटोनॉमी की लड़ाई है, और वो लड़ाई जारी रखनी चाहिए। हमारे देश का जो सांस्कृतिक संबंध है वो चीन के साथ, वो तिब्बत से काफी पहले से रहा है। आप कह सकते हैं कि तिब्बत से जिस समय भारत के दार्शनिक संबंध बने, उसके लगभग 600 साल पहले से हमारे जो दार्शनिक संबंध हैं वो चीन से है। अभी एक समय है, एक एक कोई विचारधारा हो सकता है वहां राज कर रही हो, संघर्ष की स्थितियां हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा मानव इतिहास है, इसमें विचारधाराएं आती हैं और चली जाती हैं। बुद्ध का दर्शन ही कहता है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, राजा आते हैं चले जाते हैं, सिस्टम आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो जो सभ्यताएं हैं, जो गंभीर लोग हैं, ऐसे लोग जो कि चीजों की तह में जाना चाहते हैं, जिनकी दूर तक नजर जाती है, जैसा बहादुर शाह जफर अपने शेर में एक कहते हैं कि उनको दुनिया की नहीं चाहत, नजर है जिनकी दूर, शहद पर बंदूक की मक्खी कभी उड़ती नहीं। जो बंदूक की मक्खी है वो शहद के इर्द गिर्द नहीं उड़ती। इसलिए जो अगर हम लोग लंबे परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हो, इतिहास के बड़े दायरे में बात कर रहे हो, तो हमको सभ्यताओं, जो अपने पुराने जो पड़ोसी हैं, उनसे टकराव न दलाई लामा कभी ऐसा नहीं कहा कि चीन से उनकी जंग है, ऐसा कभी नहीं। वो कल्चरल ऑटोनॉमी की ही लड़ाई है, सांस्कृतिक स्वायत्तता की लड़ाई है, और वो बहुत ही जेन्युइन लड़ाई है। उस लड़ाई में मैं उनको अपने साथ में पाता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक विचार के योद्धा है वो। एक पूरा इतिहास जब भी उनके बारे में मैं देखता हूँ तो मैं रोमांचित होता हूँ। एक पूरा इतिहास उनके साथ है, जो एक पूरी गांधी नेहरू का जो दर्शन, वो जो दौर उनके भीतर दिखाई देता है। बहुत सारे संघर्ष एशिया के बड़े वैचारिक और राजनीतिक उनमें प्रतिबिंबित होते हैं। तो वो एक धरोहर है, और निश्चित रूप से अभी एक चिंता की बात है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है कि जो अगले दलाई लामा की बात जब भी आएगी,
कहीं इस परंपरा को समाप्त करने का, जो महान परंपरा तिब्बत की रही है, इसको समाप्त करने का कोई प्रयास तो नहीं होगा। और इसकी पूरी आशंका है कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एक सजगता बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो उस पार का जो तिब्बती है, जिससे हमारा संवाद नहीं है, उस तिब्बती से हमारा संवाद। आप कह सकते हैं कि जितने तिब्बती बाहर हैं, उसका 30-40 गुना तिब्बती तो चीन में अभी रह रहा है। तो उससे संवाद कैसे हो, उससे बातचीत कैसे हो, उससे कोई टूल कैसे जोड़ा जाए। मैंने तिब्बत के नेताओं से इस बारे में बात की, और जैसा कि तिब्बत वाली जो पहले तिब्बत के जो चीन वाला जो हिस्सा है, उसके नेताओं से जो मेरी बात हो पाई कुछ लोगों से, एक इंटरव्यू तिब्बत वाली जो मेरी किताब है उसमें मैंने दिया है। बड़ा जिम्मेदार आदमी था, उससे बात हुई। मैंने उससे पूछा कि जो लोग तिब्बती जो बाहर रह रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, उनसे कोई लगाव महसूस करते हैं या नहीं। अब वो बेचारा क्या बोलता, आसपास चीनी लोग भी बैठे हुए हैं, और क्या बोलता, कितना बोलता। फिर भी उसने ये चीज कहा, भाई हमारे लिए वो एक तरह से अतीत है, लेकिन हमारे ही भाई बंधु हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हैं वो शांति से रहें, जहाँ पर भी हैं वो अ, अपने बाल बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें, जिम्मेदार नागरिक की तरह से रहें। हम लोग कभी न कभी मिलेंगे, कभी न कभी हमारी बात होगी, बहुत बड़ी दुनिया है। तो ऐसा करके उसने कहा। एक एक तड़प तो है भी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बाहर बहुत इनसिक्योरिटी है, भीतर वो एक सिक्योर लाइफ तो कम से कम जी ही रहा है। जो तिब्बती, अभी तिब्बत की जो नई पीढ़ी है, जो 18-20 साल के जो लड़के हैं, आप उनसे जो मेरी बात होती है उसमें बहुत इनसिक्योरिटी। भारत में उनको नौकरी चाकरी कहाँ मिलेगी, काम धंधा क्या करेंगे। पहली कोशिश वो करते हैं कि किसी तरह से उनका विदेश कहीं जाने का जुगाड़ बन जाए। वो बहुत ही कठिन होता है। उसमें से कुछ एक ने तो ये साबित किया कि भारत में हमारा उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हम भारत से आए हैं। लेकिन फिर भी एक जो ऐसा नहीं करते, उनके अंदर भी ये होता है कि नौकरी चाकरी काम धंधा कहीं बाहर वो ज्यादा सिक्योर रहेंगे बनिस्बत भारत के, क्योंकि यहाँ बहुत बाद में उनका नंबर लगता है। उनको किसी तरह का आरक्षण भी नहीं प्राप्त है, नौकरियों में उनको उनका कोई संपर्क ही नहीं मिलता है जिसके जरिए इंटरव्यू में उनका चयन हो, दूसरा कुछ हो जाए। तो ये है कि निश्चित रूप से जो आम तिब्बती है, उससे भी संपर्क रखना जरूरी है, उसका भी दुख सुख जानना जरूरी है। जो कहीं पर भी रह रहा हो, चाहे वो शॉल बेच रहा हो, स्वेटर बेच रहा हो, चाहे वो खेती बाड़ी जैसे कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में खेती बाड़ी लोग कर रहे हैं। मेरा एक इरादा था कि जो भारत में रहने वाले तिब्बती लोग हैं, उन पर मैं एक किताब करूं, उनके दुख सुख पर किताब करूं। पर्याप्त मटेरियल मुझे अभी नहीं मिल पाया है। जब भी ऐसा होगा किताब किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। वो बहुत क्लास डिवीजन भी है। एक हिस्सा जो है, जो वहां से थोड़ा, जिसके पास कुछ था, थोड़े बहुत असेट्स थे, वो थोड़ी ठीक हालत में है। ज्यादातर वैसे विदेश चले गए हैं, अमेरिका में या यूरोप में रह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा जो कि बेसिकली तिब्बत का असेट जो है वो जानवर है। खेत से ज्यादा जानवर पालने वाले लोग हैं। तो सारे जानवर छोड़ के आ गए। खेत जो था, जो थोड़ा बहुत जो उगा लेते थे, तो खैर खेत तो यहाँ मिल गया, कहीं थोड़ा बहुत खेत मिल गया छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। लेकिन जानवर नहीं है, बेसिकली पशुपालक लोग रहे हैं तिब्बत के लोग। फिर भी खेती वो ठीक ठाक कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दुख सुख को जानना, समझना, और अगले दौर की तैयारी अभी से करना। आगे जो भी समय आता है, ये इतनी बड़ी आबादी, जो 1 लाख से ज्यादा आबादी है, जो अपने घर परिवार से, जो अपने जमीन से जो वंचित है, वो कैसे यहाँ सरवाइव करेगी, जिसके पास बहुत असेट भी नहीं है, जिसके शिक्षा भी उतनी ज्यादा नौकरी के हिसाब से नहीं है। उस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। दलाई लामा एक प्रतीक है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सभ्यता के प्रतीक है। और भारत के सर्वश्रेष्ठ जो जो यहाँ का विचार प्रक्रिया रही है, उस सर्वश्रेष्ठ विचार प्रक्रिया के प्रतीक है। तो मैं उस रूप में उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उनके लंबे जीवन की मैं कामना करता हूँ, स्वस्थ रहें और वो अपने कॉज को आगे बढ़ाते रहें। तिब्बत का मुद्दा अधिक से अधिक आगे जाए। अभी तक मैं देखता रहा हूँ कि जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है अमेरिका में, तब तिब्बत का मुद्दा कुछ गर्म होता है। जैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार चली जाती है, फिर चीजें ठंडे बस्ते में जाने लगती है। तो यह भी एक संकट आ सकता है, क्योंकि थोड़ा संकट है। मुझे लगता नहीं कि बाइडेन फिर से चुन के आने वाले हैं। तो
जो मोमेंटम अभी जो थोड़ा बना हुआ है, इसको बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये भारत का अपना चीज बने। अभी क्या है कि अभी दलाई लामा से लगाव रखने वाले, तिब्बत से लगाव रखने वाले, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो बहुत पुराना, जिनका लिंक किसी न किसी तरह से, या परिवार का कोई लिंक है, किसी के पिता जुड़े हुए थे, ऐसा लिंक है, वैचारिक रूप से या तो समाज पुराने सोशलिस्ट लोग हैं या संघ से जुड़े हुए लोग। कोशिश करनी चाहिए कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, विभिन्न राजनीतिक धाराओं के लोग, क्योंकि खुद खुद दलाई लामा की जो विचारधारा, इसको लेकर बहुत तीखे संघर्ष की स्थिति रही। वो इसके लिए उन्होंने अपने मूवमेंट के भीतर लड़ाई लड़ी। ये जो मध्य मार्ग है, ये जो कल्चरल ऑटोनॉमी का रास्ता है, उन्होंने अपने मूवमेंट के भीतर इसके लिए लड़ाई लड़ी। अक्सर जो हम भारत के लोग हैं वो मोर लॉयल देन द किंग हो जाते हैं और उनकी पोजीशन को हम खारिज करते हैं। ये नहीं हमको पता चलता है कि कितने मुश्किल से उन्होंने ये जो कल्चरल ऑटोनॉमी की लड़ाई, कल्चरल ऑटोनॉमी के सूत्र पर वो कैसे आए हैं। जो एक पूरा जो हिस्सा था जो कि गुरिल्ला वार जो लड़ रहा था तिब्बत में, वो पूरा तहस नहस हो गया। उसको अचानक जैसे ही अमेरिका ने हाथ खींचा पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बाद सन 71-72 में, वो बिल्कुल, जिसमें कितने लोगों ने नेपाल में सुसाइड कर लिया, सारा कुछ हुआ। ऐसे नहीं होता, ऐसे बड़े मूवमेंट ऐसे नहीं चलते। बड़े मूवमेंट अपनी नैतिक आभा से ही चलते हैं, और वो नैतिक आभा बहुत बड़ी चीज, जो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम संवाद स्थापित करना, इस चीज को समझना। जो चीज दलाई लामा कह रहे हैं बहुत आसान चीज नहीं है, वो टेढ़ा काम है जो वो कह रहे हैं। और एक बार नए सिरे से संवाद खोलना, ये चीज बहुत जरूरी है। जो संवाद बिल्कुल जो चीन सरकार से टूट गया है, उस संवाद को कैसे दलाई लामा के धरती पर रहते कैसे फिर से बनाया जाए, कैसे उस चीज को वापस लौटाया जाए, पटरी पे लाया जाए। दलाई लामा जो है वो डोकलाम और पूर्वी लद्दाख की लड़ाई की रोशनी में देखने की चीज नहीं है। दलाई लामा के लिए जितना भारत सगा है, उतना ही सगा जो चीनी तुर्किस्तान और शिनचांग है वो भी है। और पूरी दुनिया में शिनचांग के सवाल को, उसके कष्टों को अगर किसी ने सबसे मजबूती से उठाया है, चीनी तुर्कों के सवाल को, तो दलाई लामा ने उठाया है। दलाई लामा के यहाँ आपको कभी भी हिंदू मुसलमान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, एक बड़े व्यक्तित्व को समझने के लिए थोड़ा दिमाग बड़ा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो हमारे कटोरे में आ जाएगा, हमको ये मान के नहीं चलना चाहिए। तो मैं दलाई लामा जी के मतलब अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, जन्मदिन पर उनको शुभकामना देता हूँ। और मुझे यह पूरी उम्मीद है कि चीन से संवाद का रास्ता खुलेगा। और ये ये सवाल जो है, चीन तिब्बत एक सांस्कृतिक स्वायत्तता के साथ, अपनी 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 धार्मिक आभा के साथ तिब्बत अपनी जगह पर बना रहे, वो एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। वो सिर्फ भारत के लिए और तिब्बत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारी चीजें वहां संचित हैं जिसका 1% भी अभी ट्रांसलेट रहे, 1%। और यहाँ तक वो तो छोड़िए, जो राहुल सांकृत्यायन जो लेके आए थे वहां से इतनी सारी किताबें जो अभी पटना में रखी हुई हैं, मुश्किल से 5% उनका अनुवाद हुआ है। और वो भी इतनी अद्भुत चीजें हैं कि अपनी किताब के लिए 2-4 चीजें मैं देख पाया और मैं दंग रह गया। भाई कैसे दिमागदार लोग, कैसे गहरे सवालों पर काम करने वाले। आप धर्मस्वामी का यात्रा विवरण ही पढ़िए, वाह वाह, क्या बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तिब्बत के पास, जो दुनिया को देने के लिए, मतलब हम तो ऋणी रहेंगे ही हमेशा। पूरी दुनिया को बहुत कुछ अभी तिब्बत को देना है, तिब्बत वासियों को देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है थोड़ी लंबी बात हो गई। माफी चाहता हूँ। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत अ, सुंदर तरीके से ये भी सवाल कि दलाई लामा जी कैसे एक प्रतीक बनते हैं भारत की विरासत की भी, और इसीलिए भारत तिब्बत के मुक्ति संघर्ष के साथ अपने को जोड़ के देखते आया है और भविष्य में भी आएगा। अभी हम लोग राहुल संस्थान की बात हुई उनकी। अब आप देखिए क्या आयरनी है कि उन्होंने जो सहेजा, हमारी सरकार कितनी जागरूक है इससे पता चलता है कि उसको भी हम लोग ठीक से सहेज नहीं कर पाए, और उसको बचाने के लिए अभी कुछ लोगों के द्वारा पदयात्रा भी निकाला जा रहा है। तो
खैर, हम लोग अब चर्चा में कुछ सवाल जवाब को लेना चाहेंगे। हम रणधीर लोग जी, क्या मैं शुरुआत कुछ एक बात ऐड कर जरूर, सकती हूँ? जस्ट 1 मिनट और 2 मिनट्स बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आलोक तो टंडन जी। चंद्रभूषण जी ने जो रखा, वंडरफुल, वेरी नाइस डेलिब्रेशन। सो कुछ बातें मेरे मन में आए हैं, जस्ट एक शेयर करना चाहूंगी मैं, इसलिए। सो ये तिब्बत की जो मुक्ति आंदोलन, जो फ्रीडम मूवमेंट है, तिब्बतन फ्रीडम मूवमेंट, ये दलाई लामा जी के फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है, बुद्धिज्म के फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक संघर्ष है बिटवीन अहिंसा एंड वायलेंस, नॉन वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। ये हमें क्लियरली ये बात समझना चाहिए। दलाई लामा जी हमेशा अहिंसा के बारे में बोलते आए हैं। हर एक तिब्बती जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सभी लोग अहिंसा पे विश्वास रखते हैं, और उसके ऊपर ही ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है आज तक। और उस वे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अगेंस्ट द कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट, आई वुड से, नॉट द पीपल ऑफ चाइनीज। एंड हमें किसी किसी को कोई शक नहीं है कि द रेजिम इज सो वायलेंट। इसका कोई शक नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो और जो चंद्रभूषण जी ने बोला कि तिब्बतियों के बारे में हमें सोचना चाहिए, तिब्बती लोग को डेफिनेटली एज इंडियंस हमें को ही सोचना पड़ेगा। सो हम सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेंगे तो नहीं होगा, हमें एक जागरूकता लाना चाहिए। हम इसमें विश्वास करते हैं। एक पीपल्स मूवमेंट चाहिए। बहुत साल हो गए तिब्बतियों को भारत में आते हुए, रहे हुए। दलाई लामा जी 1959 में आए हैं, लेकिन अभी भी भारत में वो जन जागरूकता नहीं है वैसा, हमें नहीं दिखा है वैसा। एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इट। वर्नाकुलर लैंग्वेज में बातें होनी चाहिए, पब्लिसिटी मटेरियल होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, ब्रोशर होनी चाहिए, तिब्बतियों के बारे में, तिब्बत की हिस्ट्री के बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम तिब्बती लोग, तिब्बती यूथ को भारत के फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि एक फ्रीडम मूवमेंट में क्या सेक्रीफाइस चाहिए, जो हमारे एंसेस्टर्स ने दिखाया है, भी उनको पता होना चाहिए। दिस एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तिब्बती आंदोलन को हम भारतीयों को ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। चंद्रभूषण जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है यूएस में, तो बात छेड़ती है, कुछ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अगेन, बट दिस इज अ सीजनल थिंग। यस, आई एग्री। सो भारत इज ऑलवेज विद तिब्बत, भारत तिब्बत। तो ये इनसेपरेबल रिलेशन है, और हम भारतीय को इसलिए पीपल्स मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक टंडन जी। रणधीर जी, धन्यवाद। आपने आज वैसे तो दलाई लामा जी के जन्म दिवस का एक तरीके से आयोजन किया, लेकिन इसमें तो कुछ बहुत ही गहरी बातें आ गई, और उसके लिए चंद्रभूषण जी की उपस्थिति जो है वो बहुत ही सार्थक है इस समय। तो मैंने 2 दिन पहले ही उनका एक लेख जो था वो, इसमें एक समावर्तन है शायद, हाँ, उसमें छपा है, और उसको थोड़ा पढ़ा, और आज उनको सुनने का भी मौका मिला आपके माध्यम से, तो मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, और उनकी पुस्तक भी मंगा के मैं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल अभी मैडम ने उठाया, मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। छोटी सी बात है कि जब हम ये मानते हैं कि तिब्बत का हमारी धरोहर को बचाने में बहुत बड़ा रोल है, भूमिका है, जैसा कि चंद्रभूषण जी ने बताया कि 600 साल तक तो हम भूले ही रहे, हमको पता ही नहीं था कि गौतम बुद्ध ऐसे भी कोई थे। किसी ने हमें बताया था कि लोग सोचते थे अफ्रीका का कोई आदमी। एनीवे, अब सवाल ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तिब्बत मुक्ति आंदोलन को समर्थन दें, बढ़ावा दें, मजबूत करें, लेकिन केवल जैसा कि आपने कहा राजनीतिक रूप से संभव नहीं है। इसके लिए आपको जन जागरण और भारतीय समाज में उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करना होगी। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर कुछ वैचारिक प्रश्न उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि आपने जैसा मान लिया कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही सनातन धर्म है और उनमें कोई अंतर नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत सही प्रतीत नहीं होता। और हिंदू धर्म, तो हिंदू शब्द बाद में आया है, लेकिन वैदिक और बौद्धों के बीच वैचारिक संघर्ष का सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। और उसको अगर हम नहीं समझ पाएंगे, तो जैसा कि अभी चंद्रभूषण जी ने बताया कि हमारी तमाम परंपरा के बड़े बड़े कवियों में भी कहीं बुद्ध का नाम और निशान तक नहीं है, जिक्र भी नहीं। तो ऐसा वैचारिक इतिहास जिसमें बुद्धिज्म को बिल्कुल अलग कर दिया गया हो, उसमें कैसे हम उम्मीद करते हैं कि आज भी उस हिंदू समाज में हम बुद्धिज्म के मानने वालों या उनकी धरोहर को रखने वालों के बीच कोई सिंपैथी पैदा कर पाए। दूसरी बहुत ही बड़ी बात यह है कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बुद्धिज्म, जैसा कि मैं चंद्रभूषण जी से चाहूंगा कि बताएं, ये जो समझा जाता है कि केवल बख्तियार खिलजी के हमले से नालंदा नष्ट हो गया और बुद्धिज्म का पतन हो गया, जरा थोड़ा सा इंगित करें
कि इसके पहले किस तरीके से नालंदा पे हमले हुए हैं और बुद्धिज्म के भारत में पतन, या कहना चाहिए उसके लोप का ऐतिहासिक कारण क्या है। ये बहुत ही विवादास्पद विषय है और इस पे कोई जरूरी नहीं है कि सब सहमत हो, लेकिन इसको जब तक हम नहीं समझते तब तक हम आज के हिंदू समाज और आज के हिंदू समाज में जो जो बुद्धिज्म का दलाई लामा का सम्मान है, लेकिन क्या बुद्धिज्म का वही सम्मान है? क्या हम उसके आधार पर हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी बना सकते हैं? और यहीं पर एक सवाल उठता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि हमें बुद्धिज्म के लिमिटेशन को भी समझना होगा कि बुद्धिज्म लाख हमारे बड़े बड़े थिंकर्स के कहने के बावजूद, अश्व घोष हो या कोई हो, जाति व्यवस्था को हिला नहीं। तो जब तक हम जाति व्यवस्था को हिला नहीं पाते तब तक हिंदू समाज में आप ये उम्मीद करिए कि बुद्धिज्म की कोई एंट्री भी हो सकती है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही दिवा स्वप्न ऐसा है। और मैं चाहूंगा कि इस पे जो अभी बड़े विद्वान वक्ताओं ने जो बातें कही हैं वो इस पे अपना रिस्पॉन्स दें। धन्यवाद। जी चंद्रभूषण जी, जी पहले नवनीता जी आप बोल लीजिए हाँ, फिर। sure. ठीक है, मैं टंडन जी है ना जो जिन्होंने सवाल किया मेरे को। ठीक है, तो पहला सवाल आपने मेरे को मतलब जो आपने मुद्दा उठाया पीपल्स मूवमेंट को लेकर कि एक जन जागरूकता कैसे और फैलाया जाए और कैसे पीपल्स मूवमेंट स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये तो हमें ही ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। पीपल मतलब जनता कौन है? हम ही तो है ना। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं हम ही लोग तो जनता है। आप जाके तिब्बत के बारे में बोलिए, अपने अपने ग्रुप में फैलाइए बात को। छोटा काम लगेगा लेकिन छोटे से ही बड़ा काम आगे बढ़ेगा। वैसे हम लोग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे मीटिंग्स कर रहे हैं। हम कभी स्कूल में जाते हैं, कभी टीचर्स के साथ बैठते हैं, कभी प्रोफेसर के साथ बैठते हैं, कभी गांव में जाते हैं। जब हमारे पास थोड़ा सा रिसोर्स हो गया, हमने कुछ पब्लिसिटी मटेरियल बनाया, हमने असमीज लैंग्वेज में, असमी भाषा में एक ब्रोशर बनाया है तिब्बत के बारे में, गाँव में लोगों को देने के लिए। मेरी एक किताब ही इंग्लिश में लिखी है, क्योंकि वो किताब लिखी है फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव कि एज एन इंडियन हाउ यू शुड सपोर्ट द टिबेटन फ्रीडम मूवमेंट। ये भी लोगों को बोलिए कि किताब पढ़े। हम एक और एसएमएस बुक बनाने का सोच रहे हैं ताकि ये बातें और फैले लोगों के बीच में। तो तिब्बत तो पीपल्स मूवमेंट, आप जहाँ पे बैठे हैं, भारत तो बहुत, वी हैव अ वेरी बिग कंट्री। सो आपकी जगह की रियलिटी और मेरी जगह की रियलिटी अलग होगी। आपको सोच के काम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आपकी जगह पे कैसे आप पीपल्स मूवमेंट स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दैट यू हैव टू थिंक, आपको सोच के करना चाहिए। और कभी अगर आपको लगे कि हम कोई मदद कर सकते हैं, हमें आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। वी आर ऑलवेज कीन टू हेल्प यू। वी विल ऑलवेज, क्योंकि हम चाहते हैं कि जन जागरूकता पूरे भारत में ही। फिर दूसरा सवाल मेरे को किया गया है, अबाउट डाउट्स रेज किया गया है अबाउट द यूनिटी ऑफ बुद्ध धर्म एंड हिंदुइज्म। आपने बहुत अच्छी तरह बोला कि हिंदू बोल के कोई बात नहीं थी, हिंदुइज्म करके कोई बात नहीं थी, बुद्ध धर्म करके भी कोई बात नहीं थी। गौतम बुद्ध ने जब अपना मार्ग दिखाया हमें, गौतम बुद्धा's मार्ग इज टू एंड सफरिंग। तो 4 धर्म चक्र प्रवर्तन से जो आज तक हम यहाँ चल रहे हैं, हर एक काम में हम बुद्ध की ही बातें चलाते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। वैसे हमारे सिविलाइजेशन में जो सुंदर है उसको और सुंदर किया है बुद्ध की बातों से, बुद्ध के मार्ग से। सो ये सनातन धर्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में जो विवाद है उसके ऊपर बहुत नैरेटिव है, काउंटलेस नैरेटिव्स इन इंग्लिश, इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, इन हिंदी, बहुत सारे। कई विद्वानों ने लिखा है कि विवाद क्या है हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में। चंद्रभूषण जी वहां बैठे हैं, उनको मेरे से ज्यादा पता होगा, लेकिन चंद्रभूषण जी खुद बोल सकेंगे कि यूनिटी क्या है, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में सिमिलैरिटी क्या है। इसके ऊपर नैरेटिव बहुत कम है और वो भी हमें ही करना पड़ेगा। रणधीर जी करेंगे एज ए यूथ, चंद्रभूषण जी करेंगे एज ए सीनियर, हम करेंगे, आप करोगे, सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग बात। क्योंकि ये बात नहीं है, एक बात नहीं छेड़ा गया है इस बार कि हम बोल रहे हैं कि बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में सिमिलैरिटी ज्यादा है, डिफरेंस से ज्यादा। और ये सिमिलैरिटी के ऊपर हमें, ये कॉमन ग्राउंड पे हमें फोकस करना चाहिए एज इंडियंस, एज भारतीय होने के नाते, क्योंकि बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों ही हमारे धरोहर है, सनातन धर्म है ये। हमें इनको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। विवाद से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, हमें तोड़ा गया है। इस डिवीजन को हमें छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू जी। और अच्छा, मैं जल्दी बोल, और कास्ट सिस्टम के बारे में बोला गया है। गौतम बुद्ध के बारे में बोलने का जरूरत मुझे है नहीं। उन्होंने कास्ट सिस्टम को इरेज किया है, वायलेंस को इरेज किया है सनातन धर्म से, रिफॉर्म किया है सनातन धर्म को। और हम एवरी प्रोग्रेसिव हिंदू, एवरी प्रोग्रेसिव मुस्लिम, एवरी प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन बिलीव्स इन दैट धर्म। हम कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते। मैं खुद हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ। क्या ये चेंज नहीं है? चेंज तो हमको ही लाना पड़ेगा। आई थिंक वी आर डूइंग दैट इन दिस हाउस टुडे। तो ये चेंज हो रहा है और होगा। नई बातें हैं, छेड़ा गया है, लेकिन स्लो होता है। ये सब ग्रेजुअल चेंज है, ये मन को चेंज करने वाली बात है, माइंड चेंज की बात है। हम सोचेंगे
तो और होगा, काम करेंगे और ज्यादा। थैंक यू सो मच। मिनिति प्रधान जी हाथ उठाई हुई थी, उसके बाद हम लोग Hello, am I audible? यस नहीं यस ऑडियो Yeah, yeah, thank you. प्रोग्राम Good evening, everyone. It was a nice discussion. I just have one query for Miss Navanita. China also practices Buddhism, like most of the people. And here, is there any chance, the Dalai Lama's philosophy will be followed there through the Buddhism, so that the non-violence and the other things gets reduced, and that unnecessary encroaching, all these things can be stopped. I mean, whether the religion can be used to gap the bridge between these means China and Tibet. That was my query. Thank you. जी, बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी अगर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? दीनदयाल जी का हाथ उठा था। दीनदयाल जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सर आपके विचार से मैं सहमत हूँ काफी, है ना। और जो जाति और धर्म की जो बात होती है, जाति की जो है, ये आम की भी जाति होती है, गेहूं की भी जाति होती है, हर चीज की जाति होती है, हर जी प्रोडक्ट की जाति होती है, हर आइटम की होती है, सोने की जाति होती है, तो उनकी क्वालिटी अलग होती है, क्वालिटी के बेस पे होती जी, है, वर्क के बेस पे बहुत होती है, बहुत और ये जाति नहीं था सर। जी। तो हम लोग, चूंकि समय नहीं है, तो चंद्रभूषण जी से निवेदन करेंगे कि इन जिज्ञासाओं को पे कुछ बोले। मैं तो यही कहूंगा कि एक कभी आयोजित करिए, इस पर बातचीत हो। जैसा टंडन जी ने जो बहुत गंभीर एक अच्छा विमर्श उठाया, उस पर चर्चा हो, उसी पर फोकस करके तो चीजें निकल के आएंगी। अभी काफी समय हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि उचित होगा कि हम लोग जी आज आज के इसको एक बहुत अच्छे नोट पर, और सर आपने मेरा म्यूट। परम पावन, क्या आवाज मेरी आ रही है? जी जी जी, आ रही बोलिए। परम पावन दलाई लामा जी के लिए हम बहुत अच्छे जन्मदिन की हम लोग कामना करें, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। और आप एक आयोजन कराएं, जल्दी ही कराएं, जिस पर कि हम लोग विस्तार से बातचीत करें। ये तो गंभीर चीजें हैं, और अच्छा विमर्श उस पर होना चाहिए। और ये जो सवाल टंडन जी ने उठाया कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के पहले भी किसी ने तोड़ा था या क्या किया था, तो मैं तो बस एक ही जी कुछ कह रहे हैं? जी नहीं नहीं, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये देखिए, ये नहीं, मतलब चार चीजें मैं बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसे भी हवा में हैं, लेकिन ये पुरातत्व का काम, आर्कियोलॉजी के लोग काम करें। ये है कि एक क्लोज्ड चीज जो मान लिया गया है ना, कि एक डील इज डन, बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया जी, तोड़ दिया जी, तोड़ दिया, उससे उसको, उस नरेटिव को कहीं से छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर कभी भी आप बैठेंगे तो मैं ऐसे 4-6 उदाहरण बता सकता हूं, क्या क्या हमले पहले हुए हैं नालंदा पर, और कैसे हमले के पहले ही वो खोखल हो चुका, और कैसे धर्मस्वामी ने हमले के बाद जो उनका नरेटिव है, जो बता रहा है कि वो एक ध्वस्त और जलाया हुआ चीज नहीं है, वो एक सिर्फ अखरोट का छिलका बचा है बस, लेकिन वो एक ध्वस्त और जलाई हुई चीज नहीं है। उसके पहले से अखरोट निकल चुका है, गिरी निकल चुकी है। मैं सिर्फ ये सवाल पेश कर सकता हूं कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट काम करे, आर्कियोलॉजिस्ट की एक पूरी टीम, पूरे लोग, आप इस पर सोचिए कि कोई भी ढंग का आर्कियोलॉजिकल काम बुद्धिस्ट साइट्स को लेकर कितने साल पहले हुआ था। मैं दंग रह गया भाई साहब। नेपाल में मैं गया, क्योंकि लुम्बिनी से पैसे आ जाते हैं, तो लुम्बिनी को तो वो चकाचक बनवा रहे हैं, लेकिन बुद्ध का लुम्बिनी से सिर्फ इतना संबंध है कि वो वहां पैदा हुए थे, वो भी संयोगवश, इसलिए कि उनकी माता एक रास्ते में थी, जा रही थी मायके, और बीच में उनका जन्म हुआ। जो बुद्ध की जो जगह थी, जो कपिलवस्तु, जहां उनका पूरा जीवन गुजरा, सारा कुछ, कपिलवस्तु का कुछ भी खुदाई नहीं, जीरो। आप कपिलवस्तु में जाके घूमिए, एक तो 2 कपिलवस्तु की ऑलरेडी लड़ाई है कि भारत में है या नेपाल में है। उसके बाद कपिलवस्तु की खुदाई तक नहीं हुई है, जिसको कि आप कह सके कि कुछ चीजों पर, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि वहां मिल सकती है।
मैंने जिक्र भी किया है कि क्या क्या मिलना संभावित है, जिसके लिए लोगों की, एक सामान्य व्यक्ति की उत्सुकता, एक सामान्य व्यक्ति जो इस लाइन में घुसता है उसके अंदर क्या क्या उत्सुकता कपिलवस्तु को लेकर है। लेकिन खुदाई नहीं हो रही है क्योंकि माल नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे। इतना तरक्की 7%, 7.5% भारत, और आप बेसिक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के नाम पर जीरो, जीरो, मतलब कुछ भी काम नहीं जिसमें कि सुलझाने की बात हो, जिसमें कि क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने की बात हो। आपने कहीं बैठ के, किसी ने, बाबा ने मंत्र फूंक दिया और उसी पर जाके आप कहते हो कि यहाँ सोना निकल आएगा, बस यही है। तो ये जो चीज है कि हम लोग यहाँ से ये बात कर सकते हैं, हम एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आईटीएम यूनिवर्सिटी एक ढंग की यूनिवर्सिटी है, वहां से कुछ एक काम के विमर्श उठते हैं। तो वहां पर ये कि एक आर्कियोलॉजी का एक अच्छा एजेंडा कैसे बन सकता है बुद्धिज्म को लेकर, यह भी एक बात हो सकती है। लेकिन ये एक ऑफशूट है, आज के दिन के दलाई लामा जी के जन्मदिन के हिसाब से ये बात का विषय नहीं है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल खींचना नहीं चाहता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी इस पर आप बुलाएं तो बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग बहुत जल्दी भारत पे कैसे गया बुद्ध धर्म आपकी ही द्वारा लिखी गई किताब के ऊपर चर्चा होगी, और काफी सारे लोगों ने कुछ कमेंट में भी आपके काम का संदर्भ दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद जीएसटीएस के फोरम में जुड़ने के लिए। दलाई लामा जी का जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम लोग उनके जीवन दर्शन, उनके जीवन संघर्ष से जरूर कुछ सीखेंगे, और भविष्य का जो विश्व होगा, या भविष्य का जो तिब्बत होगा, या भविष्य का जो भारत होगा, उसमें नॉन वायलेंस की सत्ता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।